सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर और कुछ देर पहले ही मोमिन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वो कर रही थी और मीर शकील के मामले पर बड़ा तफसीली उन्होंने तबादला ख्याल किया, जिनको आज 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले एहतसाब अदालत की जानिब से किया गया है। आज उनकी दूसरी पेशी थी जिसमें वो अदालत को मुतमईन न कर सके और उसके बाद अदालत की जानिब से हुक्म सामने आया कि 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उनको नैब के हवाले कर दिया गया और 25 मार्च को अब उनको दोबारा पेश किया जाना है। फिरदौस आशिक आवान ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि नैब एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी मीडिया हाउस को किसी एक शख्स को टारगेट नहीं करना चाहिए, जिस तरह से इस वक्त एक मीडिया हाउस वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को टारगेट कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि टीवी पर अदालत लगाकर खुद ही फैसले सुनाए जा रहे हैं, ये एक मुनासिब तर्ज़ अमल नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मीर इब्राहिम से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की थी और उनका मौक़िफ़ भी वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तक पहुँचाएंगे। और अब एक बार फिर अपने प्रोग्राम की टॉप स्टोरी पर ही बात करते हैं। मोमिन खुसूसी बराए इत्तलात कुछ देर पहले गुफ्तगू भी कर रही थी। मीर शकील को 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हवाले भी किया गया है। अदालत में क्या कार्रवाई रही और अब आगे इस केस आगे किस तरह से बढ़ेगा, गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अब मीर शकील को दे दिया गया है नैब की तहवील में। ज़ाहिर है वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके वरना उनका रिमांड नहीं दिया जाता। क्या आज की कार्रवाई रही समाअत में और अब आगे क्या आपको लग रहा है क्या होने जा रहा है? जिस तरह से आज की समाअत है उसमें जो इल्ज़ामात थे उनको नैब की जानिब से बताया गया है कि इन पर ये इल्ज़ामात हैं। पूरी लिस्ट नैब को फ़राहम की गई है, नैब ने फ़राहम की है जो अदालत को, और फिर इस्तदा की है उनसे रिमांड की। रिमांड में उनसे इन्वेस्टिगेशंस होंगी कि उन्होंने ये कहाँ से ख़रीदी, किसने आपको दी, और जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये तमाम जो ज़मीन है ये उन्हें मियां नवाज शरीफ साहब ने दी, तो उस हवाले से भी उनसे क्वेश्चंस होंगे। और ये 12 रोज़ जो हैं उनको डे बाई डे उनसे पूछगिछ होगी और उनसे ये इस्तफसारात किए जाएंगे कि अगर ये आपने ख़रीदी है तो ये पैसे आपने कहाँ से लिए थे, क्या उनकी बैंक ट्रांजेक्शन मौजूद है, क्या उनकी मनी ट्रेल मौजूद है, और क्या वो टैक्स काबिल टैक्स आमदन से आपने लिए हैं या वो पैसे जो हैं किसी बैरूनी अकाउंट से आए हैं, या वो पैसे बाज़ इनके ऊपर मुख्तलिफ और भी इल्ज़ामात थे तो क्या उन अकाउंट से पैसे आए हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस दौरान जो हैं वो सवालनामा भी इन्हें दिया गया था, जो इन्होंने कुछ सवालात का जवाब नहीं दिया था, वहीं से बातचीत शुरू होगी। और ये 12 रोज़ जो तहवील में रहेंगे तो इस तहवील में मीर शकील रहमान जो हैं उनसे तमाम इसके सवालात और इस ज़मीन का पर्पज़ और इस ज़मीन का हसूल और उसके साथ साथ तमाम दस्तावेज़। गुज़िश्ता रोज़ ही गिरफ्तारी अमल में आई थी तो उसके बाद जैसे अभी फिरदौस आशिक आवान साहिबा भी गुफ्तगू कर रही थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू कर दिया गया, उनकी वो पुरानी गुफ्तगू दिखाई जाने लगी, उसको इस सिलसिले से जोड़ने की कोशिश की गई। आज जो रिमांड दिया गया वो तो अदालत की जानिब से दिया गया है, अदालत की जानिब से फैसले कई बार अपोजिशन के हक़ में भी आए हैं, अपोजिशन के ख़िलाफ़ भी आए हैं। फिर इस तरह से वज़ीर आज़म को टारगेट करना क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, ये इस तरह देखें, कोई भी इखलाकी तौर पे भी कानूनी तौर पे भी कोई जवाज़ नहीं है इस बात का कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं इमरान खान वो इस हवाले से गुनाहगार हैं या उन्होंने किसी को कहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद मौज़ूआत पर बात करें। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और गुज़िश्ता एक तवील अरसे से मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमा मरियम नवाज़ खामोश थी और सियासी हलकों में उनकी खामोशी को लेकर शहमगोइयाँ भी हो रही थी कि उनकी खामोशी क्या किसी डील का पेश खेमा है या किसी डील के तहत वो खामोश हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने खामोशी तोड़ी और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी खामोशी की कई वजूहात थी और शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल से मुतालिक उन्होंने खासतौर पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये दोनों बेगुनाह हैं और मियां नवाज़ शरीफ की तबीयत से मुतालिक उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत शदीद ख़राब है, वो बाहर हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं भी वहाँ उनके पास जाऊँ, उनकी अयादत करूँ। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जमशेद चीमा साहब, ज़ाहिर सियासी हल्के मरियम नवाज़ की खामोशी को किसी डील से ताबीर कर रहे थे, क्या आपको लगता है क्या वजूहत थी उनकी खामोशी की और अब एकदम उन्होंने बात की है? ज़ाहिर शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल को अपने तौर पर उन्होंने क्लीन चिट दे दी है, क्या कहेंगे आप? वो तो मन करो हाजी बुगैन, तू मेरा हाजी बुगो, मैं आपको हाजी कहती हूँ, आप
या पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में बात कर लें, या नून लीग के लीडर्स की आपस में बात कर लें, या पीपल्स पार्टी के लीडर्स की आप बात कर लें, ये बात शुरू यहाँ से करते हैं कि बेगुनाह हैं। मेरा सवाल तो ये है कि मियाँ साहब की जो भी पनामा में जायदादें निकली, क्या उन्होंने उससे इनकार किया है? क्या मरियम साहबा ने उससे इनकार किया है, या इनके भाई हुसनैन ने उससे इनकार किया है? फिर क्या उन्होंने सबूत दिया है कहीं किसी जगह पे कि जी हम आप कह लें कि ये जो जायदादें हैं उनके सोर्स ऑफ इनकम हमारा ये था? जब नहीं दिया तो फिर भी अपने आप को बेगुनाह कहते हैं। सबसे बड़े बेगुनाह और मासूम तो ये हैं, वो कहते हैं जी हमें अकामा पे नहीं अकामा पे तनहा सज़ा दे दी गई। तो क्या अकामा जायज़ था? क्या मतलब आप कह लें किसी मुल्क में जाके आप नौकरी करती हैं या करते हैं, आप कहीं नौकर हैं, नाई हैं, मोची हैं, आप गार्ड हैं, आप मैनेजर हैं, उसकी तनख्वाह लेते हैं तो डिक्लेयर नहीं किया हो तो इसकी बड़ी ऑब्वियस रीज़न है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपने पैसे छुपाए हैं। सो वो कहते नहीं और साथ साथ बेगुनाह कहते रहते हैं। लिहाजा मरियम नवाज़ साहबा का मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का यहाँ से जाना, वहाँ जाके ज़मानत करवा के जाना, इलाज ना करवाना, ये एक फ़्रॉड ही है डेफिनेटली। वो इस मुल्क के अदारों के साथ भी किया गया और मुल्क के साथ भी किया गया, सेहत के नाम पे एक्सप्लॉइट किया गया। जमशेद साहब क्या हुकूमत के साथ भी किया गया? क्योंकि जो बुनियादी ज़रूरत, जो बुनियादी इजाज़त थी वो तो हुकूमत नहीं दी थी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी मिसगाइड हुई है इसमें, मिसलीड हुई है इसमें कि ये जो है ना ये इस हद तक माफिया स्ट्रांग था कि वो मैनेज हुए हैं। ये रिजल्ट्स जो थे, ये उनकी जो बीमारी की रिपोर्टें, मुझे तो वो भी लगता है कि मैनेज हुई हैं। अदरवाइज़ ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे की यहाँ पे उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो, उसकी हेल्थ संभल ही ना रही हो, उसके प्लेटलेट्स नॉर्मल ही ना हो रहे हैं और बाहर जाए तो घोड़े की तरफ भागे और बैठ। ठीक है, तो जमशेद साहब आप कह रहे हैं कि मिसगाइड हुई है और शायद जो रिपोर्ट्स थी वो भी मैनेज की गई हैं। तो जमशेद इकबाल चीमा साहब आप कह रहे हैं कि मिसगाइड किया गया मियां नवाज शरीफ के मामले पर, हुकूमत भी मिसगाइड हो गई, रिपोर्ट को मैनेज किया गया। किन लोगों ने मिसगाइड किया? डॉक्टर्स ने किया या कोई और अनासिर थे? उनके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई का आगाज कब करेगी? मैं समझता हूँ कि इट्स अंडर डिस्कशन। आप जहाँ जो भी चीज़ प्रूव होगी वो यकीनन आप कह लें कि दे विल बी पनिश्ड। मुझे बरल यही लगता है इसमें, ये अंदाज़ा जो है या इंफॉर्मेशन जो है कि मैनेज की गई हैं। सो अब मरियम साहबा जो हैं, आप कह लें कि मियाँ साहब के फ़रार को या उनके इस फ़राड को भी, मतलब पहले तो फ़राड करते ही रहे हैं कि हर चीज़ जाली, डॉक्यूमेंट्स जाली, आप कह लें कि प्रॉपर्टी जाली कागज़ों पे, कर्ज़े जाली, फिर उस पर उनको माफ़ कराना, वो सारा कुछ तो करते ही थे। लेकिन आज बीमारियाँ भी जाली हैं और रिपोर्ट्स भी उसी तरह मैनेज हो रही हैं। सो इस बात को भी अगर वो हीरो बनाती हैं अपने मियाँ साहब को, ताहयात कायद को, तो फिर मतलब अल्लाह ही हाफ़िज़ इस मुल्क में मॉरल वैल्यूज़ का, या आप कह लें ये जो ईमानदारी है या किसी बंदे का कोई सच बोलना, उसका अगर ये लेवल है, और इस तरह के बंदे इस मुल्क के एक पार्टी का ताहयात कायद हैं जिनको नाअहल भी किया गया, झूठ भी बोलते हैं, आज भी रिपोर्टें मैनेज करते हैं, या इस मुल्क के अगेंस्ट काम करते हैं, तो फिर भी अगर वो आप कह लें कि हीरो हैं, तो फिर मरियम साहब ही कह सकती हैं, बाकी तो कोई नहीं कह सकता कि आप कह लें कि सही। चलें, अब उनकी ये खामोशी तोड़ने की वजह क्या है? जमशेद साहब मैं आपके पास वापस आता हूँ, ज़रा गुलाम मुर्तज़ा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, क्या वजह थी इतने तवील अरसे से मरियम साहबा की खामोशी थी? क्या वाकई पसे पर्दा कोई डील हो रही थी, डील चल रही थी, और अब जो इन्होंने एकदम खामोशी तोड़ी है, इसकी कोई ठोस वजह आपकी समझ आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो ये खामोशी जितने अरसा भी रही है, उससे पहले बातचीत का आगाज़ हो चुका था और तमाम लोग जानते हैं कि ऐसे CBMs हो रहे थे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चल रहे थे। गवर्नमेंट भी उसमें, कुछ लोग गवर्नमेंट के, जिसमें 2-3 लोग हैं, उनको पूरी तरह से वो लाइट थे। जिस तरह आप जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल बरबला कह चुके हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि जो नवाज शरीफ हैं वो बाहर जाने में गवर्नमेंट का भी किरदार था। तो इस तरह से ये काम भी हुआ और उसके बाद कुछ चीज़ें तय थीं कि दिसंबर में मरियम नवाज साहबा जो हैं वो भी अपने वालिद साहब के पास जाएंगी, फिर वो अपना ऑपरेशन जो भी सिलसिला है बीमारी का वो वहाँ पे करवाएंगे। लेकिन दिसंबर में ये ना जा सकें और गवर्नमेंट ने एक नया स्टांस उस वक्त फिर लिया कि जी अब हम इनको नहीं जाने देंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि नैब के 1-2 मुकदमात थे, उनमें भी इनकी पेशियाँ हुई और गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे बयानात दिए जिससे तासुर ये आ रहा था कि शायद वो अब ना जा सकें। तो इतना 2-3 महीने इंतज़ार के बाद अब उन्होंने फिर अंगड़ाई ली है और कल जिस तरह से उनकी रूनुमाई हुई और बाहर आके उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया
इस इजहार ख्याल में आप देखेंगे कि दो तरह की पॉलिटिक्स यहाँ होगी। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मरीम नवाज़ साहबा की क़यादत में आगे बढ़ती है तो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या कोई और बयानबाजी जिस तरह से इससे पहले मरीम नवाज़ साहबा ट्विटर और ये वो करती रही हैं, वो ये नहीं करेंगी। और जो भी सियासत होगी वो हुकूमत और हुकूमत की कारकर्दगी के इर्द गिर्द घूमेगी और उससे परेशानी हुकूमत को होगी, ना कि रियासत को या रियासत के किसी अदारे को। तो दूसरी सूरत में ये है कि मरीम नवाज़ साहबा को इस जो उन्होंने कल से सरगर्मी शुरू की है, अगर वो इसको कंटिन्यू करती हैं तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि उसको अलाउ कर दिया जाए कि वो अपने वाला साहब के पास जाएं और उनका इलाज करवाएं। ठीक है, चलें अभी उन्होंने खामोशी तोड़ी है, देखते हैं कि अब मामला किस समत में आगे बढ़ते हैं। जमशेद इकबाल, शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोरोना वायरस से के हिफाजती इकदाम के तौर पर क्या कर रही हैं सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत, इस बारे में कुछ बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। राना सनाउल्लाह तकरीब से खिताब कर रहे थे और अब कुछ कोरोना वायरस की बात करते हैं, जिसके मुल्क में केसेस की तादाद 21 हो चुकी है। ख़ास तौर पर सिंध में 15 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई, 2 सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 13 मरीज़ों का इलाज इस वक्त भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जारी है। अस्पतालों में सूरत हाल क्या है, किस तरह से इसके टेस्ट किए जा रहे हैं, क्या इंतजाम हुकूमत ने किए हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राउफ नान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। राउफ नान, किस तरह से हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए गए हैं, किस तरह के इंतजाम हैं अस्पतालों में, क्या बताएंगे आप? जी, मुल्क भर में कोरोना वायरस के अब तक 21 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 15 का ताल्लुक सिंध से है, 14 का ताल्लुक कराची से है, जबकि 1 का ताल्लुक हैदराबाद से है। इसी के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान से 3 कोरोना वायरस के केस अब तक सामने आए, इस्लामाबाद से 2, उसी के साथ साथ 1 मरीज़ का ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से है। मुल्क भर से अब तक 531 मुश्तबा मरीज़ों के जो है वो नमूने लिए जा चुके हैं, जिसमें से 510 मरीज़ों में कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई है, सिर्फ अब तक 21 मरीज़ों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। बात की जाए सिंध के हवाले से तो सिंध के अंदर 251 मुश्तबा मरीजों के अब तक टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से अब तक 15 के अंदर तस्दीक हुई, 13 अब भी ज़ेरे इलाज है, जबकि 2 मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो महकमा सेहत का कहना है कि वो अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उनकी जानिब से आइसोलेशन वार्ड कायम किए गए हैं। लेकिन जो आज सुबह जो एक केस रिपोर्ट हुआ है, 52 साला शहरी, वो इस्लामाबाद गया था, 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद से कराची आया, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की है, वो कहीं बैरून मुल्क नहीं गया। तो उसके बाद एक अलार्मिंग सिचुएशन एक पैदा हो चुकी है कि क्या ये अब लोकल ट्रांसमिट होगा, मतलब एक शहरी से क्या दूसरे शहरी में ये फैलेगा। इसी के साथ साथ कोरोना वायरस की वजह से सिंध भर के तालीमी इदारों को 30 मई तक बंद रखने का सिंध काबीना ने यह फैसला किया। अब तालीमी इदारे जो है वो 1 जून 2020 ठीक है। राउफ नान, बहुत सूरत हाल से अपडेट करने के लिए राउफ नान तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर कोरोना वायरस की बात करते हैं, जिसकी वजह से अब सिंध काबीना ने ऐलान किया है कि तालीमी इदारे 1 जून से खुलेंगे। गर्मियों की छुट्टियां भी 2.5 महीने की कर दी गई हैं, 31 मई तक स्कूल बंद रहेंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाउद्दीन के साथ मौजूद हैं। सलाउद्दीन की तरफ चलते हैं। जी सलाउद्दीन। जी, सिंध हुकूमत की जानिब से 30 मई तक स्कूलों को तातीलात दे दी गई हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तालीम, उनसे जानते हैं कि जिन बच्चों के पेपर्स नहीं हुए तो क्या उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। सर बताइएगा, जिन के पेपर्स आप नहीं ले रहे तो उनको क्या अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा? नहीं, अभी फ़िलहाल ये कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। देखिए, सिंध कैबिनेट ने कल रात जो मीटिंग की उसमें सिर्फ ये फ़ैसला हुआ कि जो गर्मियों की तातीलात जून और जुलाई में होनी थी उसको हम पहले कर लें, और गर्मियों की छुट्टियों से पहले ईद ने आना था और ईद की वजह से कोई 6-7 दिन स्कूलों की छुट्टियां होनी थी, तो हमने वो छुट्टियां कैलकुलेट की और उनको हमने पहले कर लिया, ताकि अगर बच्चों का वक्त ज़ाया हो और जो इन छुट्टियों की वजह से जो एक मैं समझता हूँ कि अजीब सूरत हाल पैदा होगी जिसकी वजह से हमें करनी पड़ी हैं, तो वो वक्त हम किसी तरह से कवर कर सकें उन जून जुलाई के महीने में। तो अभी तो सिर्फ ये छुट्टियों का फ़ैसला हुआ है। फ़िलहाल काबीना में इस बात पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि हमने बच्चों को बग़ैर इम्तिहान के पास करना है कि नहीं करना है, लेकिन इस हवाले से जो दीगर फ़ैसले हैं और या जो इम्प्लिकेशंस इस काबीना के फ़ैसले से पैदा होंगी उसको हमने किस तरह से टैकल करना है, उनका क्या हल निकालना है, वो हम स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग बुलाने जा रहे हैं 1 आध दिन में, और उसके अंदर ये सारी तफसीलात तय कर लेंगे।
ठीक है, सईद गनी मौजूद थे सलाउद्दीन के साथ और बता रहे थे कि प्रमोशन स्टूडेंट्स की नहीं होगी और तालीमी इदारे 31 मई तक बंद रहेंगे। 1 जून से इनको दोबारा खोला जाएगा। पंजाब काबीना भी 24 घंटे में फैसला कर लेगी कि पंजाब के तालीमी इदारों को बंद रहना है या खुलना है। KP में फैसला पहले ही हो चुका है। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 रोज़ के लिए तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। तो गुलाम मुर्तज़ा बताइएगा, इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में किस तरह से कोरोना से बचाव के इकदाम उठाए गए हैं, एहतियाती तदाबीर किस तरह से ली गई हैं, तालीमी इदारों में अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? जी, अभी तक तालीमी इदारों के हवाले से तो कोई इतना वाइज डिसीजन नहीं किया गया जिस तरह का जनाब सईद गनी जो हैं उन्होंने बताया है। और इस तरह का यहाँ अभी फ़िलहाल ना तो कोई ऐसा डिसीजन लिया गया है और ना ही इस तरह के कोई ख़ास इक़दामात हैं। अभी एक मिसाल आपको मैं इस पे हवाले से देता जाऊँ कि आज एक मरीज़ जो हैं वो 52 साला, वो यहाँ इस्लामाबाद जो एयरपोर्ट है यहाँ से क्लियर करार दे के उनको जहाज़ में सवार करवाया गया और वो कराची गए और वहाँ उनको देखा गया तो उनमें कोरोना था। बात ये है कि क्या, और उसके हवाले से जब वजारत से रब्ता किया गया, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से रब्ता किया गया, तो उन्होंने ना तो वो फ़ोन सुनते हैं ना उनका कोई जवाब आता है। तो ये सूरत हाल है इनकी कि यहाँ ये स्कैनर जो लगाए गए हैं या जहाँ पे यहाँ जो गन्स हैं जिनके ज़रिए से चेकअप किया जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह से काम कर रही हैं जिस तरह से इनको काम करना चाहिए। दूसरी बात ये देखें आप कि अगर आपने तमाम बॉर्डर्स जो थे उनको सिक्योर कर लिया था, तमाम हिफाजती इंतज़ामात मुकम्मल थे, तो ये केसेस कैसे रजिस्टर हो गए, ये ईरान से कैसे लोग यहाँ आ गए और अभी दिन ब दिन आपको केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वफाक में अब तक उस तरह से इक़दाम नहीं उठाए जा सके जिस तरह से सिंध में और दीगर सूबों में उठाए जा रहे हैं। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।